गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज का ये क्लास 11 का वीडियो है। पिछले वीडियो में हम आपको एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व के बारे में पूरा हम आपको पढ़ा चुके हैं। एस ब्लॉक तत्व क्या था, पी ब्लॉक तत्व क्या था और उनके सामान्य लक्षण क्या थे। ठीक उसी प्रकार से आपका ये डी ब्लॉक तत्व भी है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे एस ब्लॉक तत्व में बताया था कि जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरे होते हैं तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और पी ब्लॉक में भरे होते हैं तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या आता है, डी ब्लॉक तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या है, ये आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य में उपस्थित होता है डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक तत्व क्या है, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी कक्षक में प्रवेश करते हैं या बाह्यतम कोश के डी कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और संक्रमण तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और इन संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां होती है। एक श्रेणी होती है 3D श्रेणी, एक 4D श्रेणी, एक 5D श्रेणी और एक 6D श्रेणी होती है। 3D श्रेणी को हम प्रथम श्रेणी और 4D श्रेणी को हम द्वितीय श्रेणी और 5D श्रेणी को हम तृतीय श्रेणी और इसी प्रकार 6D श्रेणी को हम चतुर्थ श्रेणी भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी तो कहते ही हैं। और डी ब्लॉक तत्व में 10 खड़े कॉलम होते हैं जिनको हम वर्ग या समूह कहते हैं। स्टार्टिंग इस वर्ग की होती है 3rd बी समूह तीसरा, 4th बी समूह चौथा, 5th बी समूह 5वां, 6th बी समूह 6वां, 7th बी 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार से आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक तत्व को 10 खड़े कॉलमों में विभाजित किया गया है। इन तत्वों में अर्थात इन तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं में, सभी तत्वों में धन वृद्धि गुण पाया जाता है। और इन तत्वों के सभी परमाणुओं में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों को या डी ब्लॉक तत्वों की जो संयोजकताएं जो होती हैं वो परिवर्ती संयोजकताएं होती हैं। और इन तत्वों के एक विशेषता गुण की यह होती है कि ये सभी तत्व एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब बारी आती है इनके सामान्य लक्षणों की। सामान्य लक्षण में सबसे पहले आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनका जो सामान्य सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वो ये होता है NS1 से 2, या तो 1 भरा जाएगा कम से कम 1 या उससे अधिक 2। कंडीशन होती है कहाँ पर 2, या पर NS0। उसके बाद ND में जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो स्टार्टिंग कम से कम 1 और अधिकतम 10 पर। मैंने बताया था कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 और D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो डायरेक्ट तो हम 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, एक एक करके क्रमानुसार उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। और उसके पहले वाला जो कोश होता है S कक्षक जो होता है उसमें कम से कम 1 अधिकतम 2 या किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन S में 0 रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या 2 या NS0, N1 से 10 तक, D में 1 से 10 तक। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया है, पहले एग्जाम्पल है स्कैंडियम का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d1। यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं अकॉर्डिंग टू अखबार रूल्स के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, जिनमें 3p कक्षक के बाद 3d कक्षक आता है, 3p कक्षक के बाद 4s कक्षक आता है, उसके बाद 3d कक्षक आता है।
तो इस प्रकार के जो विन्यास होता है उसे हम एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और दूसरे उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसमें क्या है कि 3p कक्षा के बाद 4s आया है और 3d। अभी तो आना क्या चाहिए था कि 3p के बाद 3d और 4s आना चाहिए था, लेकिन हम चाहें तो उस क्रम में भी ले सकते हैं और इसे हम इस क्रम में भी ले सकते हैं। दोनों प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। देख रहे होंगे कि हमने कहीं कॉमा लगाया है, बीच में कहीं कॉमा नहीं लगाया है। क्या होता है कि जिनके आवर्त समान होते हैं उनके मध्य में कॉमा नहीं लगाते हैं, और उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। जैसे 1s2 इलेक्ट्रॉन 2, 2s2 2p6 जोड़ दो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यही क्रम बनाता है अकॉर्डिंग टू बोर-बॉरी नियम 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है, तो क्या देखा कि बाटम कोष में के पहले वाले कोष में क्या आ गया? ns2। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने बताया कि ns या तो 1 होगा या तो 2 होगा, उसमें क्या हो गया? 2 हो गया, और 3d 1। डी में कम से कम पहले एक इलेक्ट्रॉन है। गिनती कर लेते हैं, 2, 2, 4 से 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। ये हो गया। तो इसके बाटम कोष में इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है? डी कक्षक में आपका इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है। इसी प्रकार टाइटेनियम 22 सेम पोजीशन, अंत में क्या देखते हैं कि 3d2 में चला जाता है। उसके बाद वैनेडियम 23 सेम पोजीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश करता है। अब जैसे ही 24 क्रोमियम आता है, इसका वायतम कोष का पहले वाला कोष ns1 हो जाता है और बाटम कोष में 4 आना चाहिए था, परंतु क्या रहता है? 3d5 रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब किसी आवर्त में जिन तत्वों के गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं होती है, ऐसे तत्व अपवाद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और उनके बाटम कोष का पहले वाला कोष या तो अर्धपूरित होता है, मतलब 2 होंगे तो उसका आधा, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है। तो क्रोमियम क्या है? क्रोमियम आपका एक प्रकार का अपवाद तत्व है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में टोटल 5 अपवाद उपस्थित होते हैं। नंबर 1 आता है क्रोमियम, नंबर 2 आता है कॉपर, नंबर 3 आता है सिल्वर, नंबर 4 आता है एयू गोल्ड, और नंबर 5 आता है प्लेटिनम। आपकी पूरी आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों में ये 5 प्रकार के अपवाद आते हैं, जिनके बाटम कोष के पहले वाला कोष या तो अर्धपूरित होगा या तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यही कारण है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ns1 या 2 या ns0 होता है। ठीक है, इसी क्रम में एमाइन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो फिर से वही कंडीशन आ जाती है कि बाटम कोष का पहले वाला कोष ns2 पूरा होता है और 3d5। एमाइन 26 आयरन में आते हैं तो बाटम कोष में 4s2 3d6, कोबाल्ट 27 में आते हैं तो बाटम कोष में 4s2 और 3d7, और निकल में आते हैं तो बाटम कोष में पहला कोष और अंतिम कोष में ns2 और 3d8 आता है। जैसे ही फिर से अपवाद वाला तत्व आता है, कॉपर आता है, तो इनके बाटम कोष के पहले वाले कोष में अर्धपूरित कक्षक होता है, अर्थात s में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है जिंक का। तो जिनके बाटम कोष का पहले वाला कोष पूर्णतः भरा होता है और बाटम कोष में डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते हैं। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया है, इन सभी के बाटम कोष में 3d आ रहा है, अर्थात इसका मतलब ये है यह संक्रमण श्रेणियों का प्रथम संक्रमण श्रेणी अर्थात 3d संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। अब सामान्य लक्षणों में ये तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेकंड पॉइंट इसमें आता है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। जैसा कि मैंने सामान्य परिचय में आपको बताया है, क्या बताया कि डी ब्लॉक के तत्वों की परवर्ती संयोजकताएं होती हैं, अर्थात इनमें परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी होती है। मतलब एक ही तत्व की 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी। जैसे Cu+
क्यूप्रस और Cu प्लस प्लस हो जाता है तो क्यूप्रक कहलाता है, क्यूप्रिक कहलाता है। जैसे Fe+2 तो फेरस कहलाता है, और यदि Fe+3 हो जाए तो फेरिक कहलाता है। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनकी हो जाती है। जैसे हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 भी हो जाती है, +2 भी हो जाती है, +3 भी हो जाती है और +5 भी हो जाती है। तो इस प्रकार के तत्वों की, अर्थात जिन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं 2 या 2 से अधिक होती हैं उनको हम संक्रमण श्रेणी के तत्व या इनको परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या परवर्ती संयोजकताएं भी कहते हैं। उसके बाद इन तत्वों में उत्प्रेरक गुणों की प्रवृत्ति होती है, अर्थात बी ब्लॉक के धातु और उनके यौगिक जो होते हैं वो उत्प्रेरक के गुण रखते हैं। इनका उत्प्रेरक गुण रखने का कारण क्या है? उनका कारण यह है कि ये 2 या 2 से अधिक परवर्ती संयोजकताओं को रखते हैं, अर्थात जब इनकी सतह पर, जब इनकी सरफेस पर किसी गैस या द्रव या किसी ठोस की क्रिया होती है तो ये परस्पर अपने में एक संरचना के रूप में जोड़ लेते हैं, अर्थात एक बंध के निर्माण में व्यवस्थित कर लेते हैं, अर्थात उनकी क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि डी ब्लॉक तत्व के यौगिक या उनके तत्व उत्प्रेरकी गुण का प्रदर्शित करते हैं। धनवृत्तीय गुण इस प्रकार के समस्त तत्वों के गुण जो होते हैं वो धनवृत्तीय प्रकृति उनकी होती है। और इनमें एक विशेषता ये भी होती है कि ये मिश्र धातुएं बनाने में सहायक होते हैं। जैसे पीतल, इसमें कॉपर जिंक और मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। कांसा, कॉपर और स्टेनलेस को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता है, अर्थात डी ब्लॉक की धातुएं परस्पर मिलकर एक मिश्र धातु का निर्माण करती है। और इनके यौगिकों की प्रकृति वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी 3 प्रकार की प्रकृति इनकी होती है। और इनके गुणों में चुंबकीय और अणुचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित होता है, जिनके बाह्यतम कोश में डी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं, अर्थात उनमें एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। और जिनके बाह्यतम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन खाली हो, अर्थात एक भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो इनकी प्रकृति अणुचुंबकीय होती है। जिनकी प्रकृति अणुचुंबकीय होती है वे रंगीन यौगिक देते हैं। कैसे? रंगीन यौगिक देते हैं। और जिनकी प्रकृति चुंबकीय होती है वो रंगहीन यौगिक देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट को मैंने पूर्णतः भली भांति से समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में ए ब्लॉक तत्व के साथ मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।